स्टूडेंट्स, लास्ट 5 लेक्चर्स में रोटेशनल डायनामिक्स के हम लोग ने सर्कुलर मोशन स्टडी किया। अगर आप लोग ने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप लोग जाइए पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, तब उसके बाद आपको रोटेशनल मोशन समझना और भी इजी होगा। डायरेक्टली रोटेशनल मोशन पे आना मतलब ऐसा होगा कि कुछ चीजें समझ रही है, कुछ चीजें नहीं समझ रही है, अधूरा ज्ञान होगा। तो अधूरा ज्ञान बुरा ज्ञान, इससे अच्छा आप जाइए पहले उस 5 लेक्चर को गो थ्रू करिए और इसके बाद आप मेरे 6 नंबर लेक्चर में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज हम लोग रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने के पहले जो हम लोग को बेसिक चीजें पढ़नी है आज, उस पे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो सबसे पहला टॉपिक होगा आज का हमारा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकेंड टॉपिक जो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। कोई बॉडी अगर घूम रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जाए। थर्ड जो होगा टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोलिंग बॉडी। फोर्थ जो होगा वो लास्ट होगा एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को ये 4 टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और ये चारों इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के टाइप में हैं, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बेसिक चीज है जो कि आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली टाइम पास नहीं करते हुए हम लोग का स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ओके। अच्छा, रोटेशनल मोशन पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। मान लिया जाए ये एक बॉडी है, दिख रही है सब लोग को? ये एक रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है? रिजिड। क्यों बोला मैंने इसको रिजिड? देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। मान लो ये कोई बॉडी है, क्लियर है बेटा? अच्छा, मान लिया जाए इसके ऊपर ये एक पॉइंट है ए और कुछ डिस्टेंस पे ये है पॉइंट है बी। इस बॉडी को मैंने ऐसे किया, फोर्स लगाया, खींचा, प्रेस किया, फोर्स लगा के मैंने इसको ये यूं कर दिया। तो ए पार्टिकल किधर पहुंच गया? घूम के इधर पहुंच गया और बी वाला पॉइंट पास यहां पहुंच गया। क्लियर? ए यहां से यहां गया, बी यहां से यहां गया। ए और बी के बीच का डिस्टेंस मान लिया हम लोग ने क्या है? x है। तो यहां भी कितना होगा? x ही होगा। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ है? आंसर इज नो। तो दिस बॉडी इज टर्म्ड एज रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी से बोलेंगे हम लोग? रिजिड बॉडी। ये हमने 11th में देखा था, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। रिजिड बॉडी, द बॉडी, ऐसी बॉडी जिसमें दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस फोर्स लगाने पे ना चेंज हो, उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड इवन आफ्टर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। इवन आफ्टर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहे। क्लियर? जैसे रबर को अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो क्या होगा? दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हो सकता है वैरी हो, तो वो रिजिड नहीं है। लेकिन ये मार्कर पे फोर्स लगाता हूं तो देखो रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब उसकी रिजिडनेस जो है वो एक लिमिटेड फोर्स पे ही डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि इस पे इनफाइनाइट फोर्स लगा दिया टूट जाएगा वो, तब वो रिजिड। एक स्मॉल फोर्स लगाओ जो बॉडी सस्टेन कर सकती है। क्या उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है? अगर नहीं चेंज हो रहा है तो बॉडी कैसी रहेगी? रिजिड। अगर चेंज हो रहा है तो कैसी रहेगी बॉडी? नॉन रिजिड। क्लियर? अच्छा बेटा, यहां पे देख, ये पार्टिकल ए यहां से यहां गया, कितना एंगल कवर किया? थीटा। ये पार्टिकल यहां से यहां गया, कितना एंगल कवर किया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर? सेम। अच्छा, इसको यहां से यहां जाने के लिए लगने वाला टाइम कितना? t। उतने टाइम में यहां से यहां पहुंचा। देखो ना मार्कर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों के लिए टाइम कितना लग रहा है? सेम। और दोनों का एंगल भी क्या है? सेम। राइट? तो इसका मतलब हम लोग के पास दो पैरामीटर होते हैं बेटा। मैंने आप लोग से डिस्कस किया था, लीनियर पैरामीटर और दूसरा था एंगुलर पैरामीटर। ठीक है, लीनियर पैरामीटर में कौन कौन होता है? यहां पे देखो, अगर ये पार्टिकल अगर चल रहा है अलोंग द सर्कमफेरेंस, अलोंग द सर्कमफेरेंस कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये है आर्क, दैट इज s। और एंगुलर में क्या? थीटा। यहां पे अगर इसको मैं टाइम से डिवाइड करूं तो क्या रहेगा? v। इसको टाइम से डिवाइड करूंगा तो ओमेगा, इसको टाइम से डिवाइड करूंगा तो a, इसको टाइम से डिवाइड करूंगा तो अल्फा। ये हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के बेसिक में देखा हुआ है।
बताओ इस पार्टिकल और इस पार्टिकल, दोनों पार्टिकल का क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम है? मतलब अलोंग द सर्कमफेरेंस जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सेम है? नहीं, ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन ये देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो और ये वाला देखो, कुछ नहीं कवर कर रहा है। इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस ऑफ ए नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, या फिर डिस्टेंस ऑफ ए नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। तो इसका मतलब सर अगर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है तो वेलोसिटी भी सेम नहीं ही होगी, और अगर वेलोसिटी सेम नहीं है तो एक्सेलरेशन भी सेम नहीं होगा। मतलब लीनियर पैरामीटर हमेशा क्या रहेंगे बेटा? डिफरेंट होंगे। अच्छा, एंगुलर पैरामीटर की बात करते हैं। नीचे के टर्म्स नहीं दिख रहे ना, ठीक है। एंगुलर पैरामीटर की बात करते हैं। एंगुलर पैरामीटर में कौन है? थीटा। यहां पे थीटा ऑफ ए और थीटा ऑफ बी, थीटा ऑफ ए और थीटा ऑफ बी क्या रहेगा? यहां पे अगर मैं देखने जाऊं, थीटा ए का और थीटा बी का, दोनों का थीटा क्या रहेगा बेटा? सेम है कि डिफरेंट है? ध्यान से देखो, दोनों के थीटा की अगर मैं बात करूं तो दोनों का थीटा सेम है कि अलग है? बेटा दोनों का, इसका भी जितना एंगल है इसका भी उतना ही एंगल है। दैट मींस थीटा ऑफ ए इज इक्वल टू थीटा ऑफ बी। अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड करूं थीटा को, तो ओमेगा ऑफ ए आल्सो इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी, और अल्फा ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा ऑफ बी। इसका मतलब क्या मालूम पड़ा हम लोग को कि एंगुलर पैरामीटर क्या होंगे बेटा? एंगुलर पैरामीटर क्या होंगे? सेम होंगे, सेम होंगे। ये लास्ट ईयर के 12th के एमसीक्यू में, जो बोर्ड की एग्जाम थी उसके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा था। इन रोटेशनल मोशन, या फिर व्हेन अ बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, देन व्हिच पैरामीटर रिमेन्स द सेम? तो आंसर क्या होगा? उसमें था लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। आंसर होगा एंगुलर वेलोसिटी। या फिर कौन से पैरामीटर डिफरेंट होंगे? तो लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पे क्या मालूम पड़ रहा है कि अगर कोई बॉडी रोटेट करेगी तो उसमें होगा क्या? उसके लीनियर पैरामीटर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, और एंगुलर पैरामीटर क्या होंगे? सेम होंगे। देखो सब जगह एंगल सेम हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सब जगह अलग है। ये पहली चीज हुई हम लोग की। रिजिड बॉडी का कंसेप्ट हम लोग ने देख लिया ना। आगे समझते हैं हम लोग। एक पार्टिकल है, देखो ये वाला पार्टिकल बेटा, ये वाला पार्टिकल, ये जो यहां पे पार्टिकल है, क्या वो पार्टिकल घूम रहा है? नहीं। तो जो पार्टिकल नहीं घूमेगा वो एक्सिस पे होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूं तुम लोग को। ये बुक ले लो, ये ले लिया। अब ये किस तरह से तुम लोग घुमा सकते हो? कुछ लोग ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, तो ये मेरी एक्सिस होगी। ये पार्टिकल क्या करेगा? कैसे घूमेगा? ऐसे। क्या मोशन कर रहा है? सर्कुलर, पूरा सर्कुलर मोशन। ये वाला पार्ट, ये सब पार्टिकल देखो क्या करेंगे? ऐसे घूमेंगे। लेकिन ये वाला जो पॉइंट एक्सिस पे है वो नहीं घूमेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। अच्छा, जरूरी क्या मैं उसको ऐसे घुमाऊं? मैं तो उसको ऐसे भी घुमा सकता था, ऐसे भी घुमा सकता था। अगर मैं इसको ऐसे घुमाता तो कौन सा पार्टिकल एक्सिस पे होता? ये पार्टिकल, वो नहीं घूमते, लेकिन बाकी सब सर्कुलर मोशन। अगर इसको मैं ऐसे घुमाता तो क्या होता? कौन से पार्टिकल एक्सिस पे होते? ये वाले। तो एक्सिस क्या है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन वेयर ऑल द पार्टिकल्स आर एट रेस्ट। जहां पे सब पार्टिकल रेस्ट पे हो, उस पॉइंट को या फिर स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस। तो वो पॉइंट भी हो सकता है और एक लाइन भी हो सकती है। लाइन के सब पार्टिकल रेस्ट पे हो सकते हैं, या फिर किसी पॉइंट का पार्टिकल रेस्ट पे हो सकता है। ठीक है, दो चीज मैंने बताई। एक बताया मैंने रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसमें फोर्स लगाने पे डिस्टेंस चेंज ना हो पार्टिकल का। दूसरा मैंने बताया ये चीज, कौन सी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मतलब लीनियर पैरामीटर और एंगुलर पैरामीटर के बारे में। अगर बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी तो उसके लीनियर पैरामीटर्स क्या रहेंगे? डिफरेंट होंगे, लेकिन उसके एंगुलर पैरामीटर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ये दूसरी चीज देखी। तीसरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम लोगों को बताई, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा बेटा? एक स्ट्रेट लाइन होगी या फिर एक पॉइंट होगा जहां पे जितने भी पार्टिकल होंगे सब रेस्ट पे होंगे। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं हम लोग का टॉपिक, दैट इज रोटेशनल मोशन का फर्स्ट टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? आ जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्स्ट टॉपिक डिफाइन करने जा रहा हूं यहां पे। ठीक है,
सो फर्स्ट टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लिया जाए ये मेरी एक्सिस है, एक्सिस का नाम एक्स वाई, आर डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल, उसका मास कितना बेटा m, एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब इसके अबाउट पार्टिकल घूमेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे घूम रहा है। पहले मैं पार्टिकल के बारे में बताता हूं फिर बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा वो होगा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन इसके अबाउट एक्सिस के, किसी भी एक्सिस के अबाउट, बराबर है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन ये किसके लिए बताया मैंने आप लोग को, पार्टिकल के लिए बताया। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको समझ में आ गया कि mr स्क्वायर होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम लोग को आगे डिस्कस करना है, ठीक है। डोंट वरी, मैं बताऊंगा आगे और उस टाइम को आपको पॉइंट आउट भी करूंगा कि ये मैंने बताया था। आ जाओ, अब इसको डिफाइन करते हैं। मान लिया जाए ये कोई बॉडी है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, ये कुछ ऐसे घूम रही है, क्लियर है सब लोग को। अच्छा, ये मेरा ओरिजिन है O, यहां से पार्टिकल्स ले लेते हैं, पार्टिकल का मास m1, कितने पार्टिकल होंगे इसके पास बेटा, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, m1 m2 m3 m4, मान लो मैं 4 पार्टिकल ले लेता हूं, ये r1 डिस्टेंस पे, ये r2 डिस्टेंस पे, ये r3 डिस्टेंस पे, ये r4 डिस्टेंस पे, सबका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल लिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकाला जाता है, सबसे पहली चीज याद रखना है हम लोग को, अबाउट एन एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू, देखो मैं यहां पे मैथमेटिकली लिख रहा हूं, पहले उससे आप लोगों को स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा। मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, मान लिया जाए इस एक्सिस को मैं एक्स वाई ले लेता हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ, समेशन, समेशन का सिंबल पता है सबको, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल and square of the distance from the axis of rotation I is equal to 1 to n। अगर एक्सपांड करूंगा तो क्या आएगा, वैल्यू रखते जाओ, I का वैल्यू रखते जाओ 1 to n, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn का स्क्वायर। तो क्या डेफिनेशन मिला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वापस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, यूनिट क्या मिलेगा बेटा, ये आप लोगों को डिफाइन करना है। आप लोग इसमें डेफिनेशन लिख सकते हो पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 2 मैथमेटिकली, पॉइंट नंबर 3 इसका यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन क्या आएगा इसका बेटा, डायमेंशन m1 l2 t0। तो ये पहली बेसिक पैरामीटर हम लोग का खत्म हुआ, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये कैसी बॉडी है, रेगुलर बॉडी है। अगर इरेगुलर बॉडी रहेगी फॉर, ये कैसी बॉडी, पॉइंट मास है, सब पॉइंट मास, सबका पॉइंट मास दिया हुआ है, सबका डिस्टेंस दिया हुआ है, हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बराबर है। अगर बहुत सारे पार्टिकल रहेंगे और सब इक्वल डिस्टेंस पे, मींस कंटीन्यूअस बॉडी है, फॉर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसके लिए था, फॉर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास।
बेटा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये सब मेरे नोट्स में प्रॉपरली दिया हुआ है। अगर आपके पास मेरा नोट्स नहीं है तो मेरे इनबॉक्स में मुझसे मेरा कांटेक्ट नंबर मांगिए, मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर दूंगा और मेरे पूरे नोट्स में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, वापस से एक बार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक डेफिनेशन बताया मैंने, एक्सिस ऑफ रोटेशन बताया था क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पॉइंट मास के लिए बताया, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। पूरे बॉडी के लिए हम लोग ने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला क्या है ये आपको याद रखना है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टू mnrn का स्क्वायर। क्लियर है? आ जाइए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, सॉरी रोलिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी। अच्छा, बेसिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, हाफ mv स्क्वायर, राइट। हाफ mv स्क्वायर किसके लिए यूज करते हैं? दैट इज फॉर लीनियर मोशन बेटा, दैट इज फॉर लीनियर मोशन। बट जब ये बात आती है हम लोग की रोटेशनल मोशन की, तो वहां पे बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है। हाफ एम वी स्क्वायर, एम किसके पास होगा? एक बॉडी के पास, एक पार्टिकल के पास। दूसरी चीज, सर्कुलर मोशन में जो हम लोग ने स्टडी की थी वो एक पॉइंट मास के लिए था, ना कि बॉडी के लिए था। हम लोग ने देखा था द टिप ऑफ मिनट हैंड, द टिप ऑफ हार हैंड, अ पार्टिकल, ये वो। ठीक है, तो ये पॉइंट मास की स्टडी थी, वो किसी पूरे, या फिर हम लोग ने देखा होगा स्ट्रिंग से एक स्टोन को लगाया है, पॉइंट मास। लेकिन जब पूरी बॉडी की बात आ जाए तो उसमें कितने पॉइंट मास होंगे? ऐसे बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो अगर बहुत सारे पॉइंट मास और बहुत सारे पॉइंट मास की मैं स्टडी करूं तो हर एक पार्टिकल कर क्या रहेगा? सर्कुलर मोशन। तो सबकी स्टडी, सबका टोटल एनर्जी को ऐड करना, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आ जाओ देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी, मान लिया जाए बॉडी ले लिया, कोई भी शेप की बॉडी है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया बेटा। ठीक है, ये पार्टिकल का मास m1 कितना डिस्टेंस पे बेटा? r1। ये पार्टिकल का मास m2 कितना डिस्टेंस पे? r2। पार्टिकल का मास m3 कितना डिस्टेंस पे? r3। पार्टिकल का मास m4 कितना डिस्टेंस पे? r4। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल। मान लिया जाए इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी से। ओके, अच्छा ये पार्टिकल कैसा चलता रहेगा? ये पार्टिकल ऐसा है ना। अच्छा याद होगा v इक्वल टू आर ओमेगा मैंने कराया था। r का हाथ रख के v के डायरेक्शन में डाला तो ओमेगा का डायरेक्शन बाहर आता है, ये v1 का डायरेक्शन रहेगा। और ये पार्टिकल क्या करता रहेगा? सर्कुलर मोशन। अगर मैं सेकंड पार्टिकल पे देखने जाऊं तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी रहेगी? ऐसी। और ये पार्टिकल भी क्या करता रहेगा? सर्कुलर मोशन। थर्ड पार्टिकल पे जाऊं तो इस पे भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये भी क्या है? परपेंडिकुलर है। ये भी क्या चीज आ गई? परपेंडिकुलर। और ये पार्टिकल भी कैसा घूमता रहेगा? सर्कुलर मोशन। ये पार्टिकल पे जाऊं तो इसके पास भी फोर्थ वेलोसिटी और ये भी क्या करता रहेगा? सर्कुलर मोशन। पूरे बॉडी का मास क्या सपोज कर लिया? m। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। एक्सिस का नाम xy। क्लियर है सबको डायग्राम? Consider a body of mass m rotating about an axis passing through point O with an angular velocity omega as shown in diagram. Let the body consist of n number of particles. Let the body consist of n number of particles as m1, m2, m3, mn situated at a distance of कितना डिस्टेंस पे? r1, r2, r3 rn from the axis of rotation. Once again, consider a body of mass m rotating about an axis passing through point O with an angular velocity omega. Let the body consist of n number of particles m1, m2, m3, m4 situated at a distance of r1, r2, r3 up to rn as shown in diagram. Clear है? सिर्फ मैं एक पार्टिकल की बात करता हूं, एक पार्टिकल की, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 इज गिवन एज हाफ
m1 v1 का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। बट व्हाट इज योर v? v इज इक्वल टू, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था सर्कुलर मोशन में, v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r कितना है इसका, r1। क्या इसके लिए सबके लिए एंगुलर पैरामीटर सेम, ओमेगा सबके लिए सेम होगा। अभी मैंने बताया रोलिंग मोशन में, रोटेटिंग मोशन में क्या बताया मैंने कि अगर कोई बॉडी अगर रोटेशनल मोशन कर रही है तो सबके एंगुलर पैरामीटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ओमेगा। अगर ये चीज रख दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल 1 क्या आएगा, हाफ m1 r1 स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल क्या आएगा बेटा, हाफ m2 v2 स्क्वायर। बट व्हाट इज योर v2, r2 इनटू ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, m2 r2 का स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड पार्टिकल के लिए हाफ m3 r3 स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। nth पार्टिकल के लिए, फॉर nth पार्टिकल के लिए क्या निकालेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mn rn का स्क्वायर इनटू ओमेगा का स्क्वायर, बराबर हाफ m1 r1 स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ m2 r2 स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। सबको ऐड कर दूं बेटा। अच्छा, सब में कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, हाफ और ओमेगा स्क्वायर, बाहर निकाल लेते, हाफ और ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन मिलेगा, तो बचेगा क्या, इसमें क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर, उसके बाजू वाले में m2 r2 स्क्वायर, अगर डॉट डॉट करते जाऊंगा तो mn rn स्क्वायर। अभी मैंने तुम लोग को बताया ये किसका डेफिनेशन है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। Therefore, your kinetic energy will be equal to half I omega का square, half I omega square. This is your kinetic energy. Kinetic energy का definition है half I omega square. अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं आप लोगों को वापस से यहाँ पे एक बार वापस से लेके आता हूँ वही चीज पे, क्यों यहाँ पे क्या हुआ क्या एक्चुअली में। लीनियर मोशन में क्या होता है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। ये कौन सा मोशन है, ट्रांसलेटिव या लीनियर मोशन बोल सकते हैं इसको। रोटेशनल मोशन में क्या है बेटा तेरा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखो, लीनियर मोशन में हाफ है, लीनियर मोशन में एम है, यहां पे आई है। लीनियर मोशन में जो वी है वो रोटेशनल मोशन में कौन है, ओमेगा है। इसका मतलब, अब मैं वापस से तुम लोगों को पीछे सर्कुलर मोशन में लेके जाता हूं। एस लीनियर मोशन में था तो उसमें थीटा, लीनियर मोशन में वी था वहां पे ओमेगा, लीनियर मोशन में ए था वहां पे अल्फा, बराबर। यहां पे भी वही है, लीनियर मोशन में वी था यहां पे ओमेगा, हाफ हाफ। एक नई चीज और मालूम पड़ी, लीनियर मोशन में मास होगा, लीनियर मोशन में मास होगा तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। दैट मींस जो बॉडी के पास मास होता है लीनियर मोशन में, उसको हम लोग रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करते हैं। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लोअर क्लास में डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा था कि इनर्शिया मतलब रेजिस्ट करना। सही बात है, रेजिस्ट करना ही है। जैसे कोई चीज, ये बेंच यहां पे पड़ी हुई है, बेंच को मैं बोलता हूं उठाऊं, तो सबसे पहले आपको क्या फील होगा, सबसे पहले फील होगा उसका मास। क्यों, लीनियर मोशन की बात हो रही है, ठीक है। अगर उसको मुझे धक्का मारना है तो सबसे पहले आप क्या फील करोगे, उसका
मास फील करोगे। कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, एक छोटा सा बच्चा आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है, उसका मास कम है, आप उसको गोद में उठा लोगे आराम से, पकड़ सकते हो। क्यों पकड़ सकते हो? क्योंकि उसका मास कम है। एक रेसलर अगर दौड़ के आ रहा है तो वो आपको दबा देगा, क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, मतलब अगर जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा वो बॉडी को रोकना या फिर उसको चलाना। जैसे मैं साइकिल को धक्का मार के चला दूंगा, कोई भी अगर साइकिल है हम लोग की या फिर बाइक है, उसको मैं धक्का मार के चला सकता हूं। मैं आपको बोलूं बस को धक्का मार के चलाओ, नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि बस का मास क्या है? ज्यादा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। इसके लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज्यादा है तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टार्ट द मोशन ऑफ दैट बस एज कंपेयर टू दी बाइक। तो एस थीटा वी ओमेगा ए अल्फा मास इनर्शिया, मास इनर्शिया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये मालूम पड़ी हम लोगों को। तो ये था हम लोग का काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, ओवरऑल हम लोगों ने ये देखा। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। अगर बॉडी घूम रही है तो उसके पास टॉर्क होगा। टॉर्क मतलब रोटेशन के लिए, चलाने के लिए क्या चाहिए? एक बॉडी को अगर मुझे चलाना है तो क्या चाहिए हम लोग को? सिर्फ फोर्स चाहिए बेटा, नथिंग एल्स। वी रिक्वायर फोर्स। अगर बॉडी को चलाना है, स्ट्रेट लाइन में अगर आपको चलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। लेकिन वही बॉडी को अगर घुमाना है तो क्या चाहिए आपको? टॉर्क। एक फोर्स यहां लगे, एक फोर्स यहां लगे, तब बॉडी घूमेगी। ठीक है, तो हम लोग डेरिवेशन करेंगे इसका। टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। देखो सेम है बेटा, टॉर्क लग रहा है मतलब बॉडी घूम रही है, बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, और स्पीड में आने वाला चेंज मतलब एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन सेम होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो यहां पे बेटा, मान लिया ये कोई बॉडी है, इसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा है, इसका मास m1, इसका मास m2, ये डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r2, मास m3, डिस्टेंस r3, मास m4, डिस्टेंस r4। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब अगर एक डोर है, डोर को मुझे खोलना है, डोर को मुझे खोलना है तो कहां फोर्स लगाऊं? यहां फोर्स लगाऊं तो आराम से खोल सकता हूं। अगर यहां फोर्स लगाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यहां फोर्स लगाऊंगा तो और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर यहां पे एक्सिस पे फोर्स लगाऊं तो मान लिया जाए, देखो यहां पे एग्जांपल, ये डोर है, इसको मुझे ओपन करना है। अगर ओपन करना है तो मैं कहां फोर्स लगाऊंगा? अगर यहां पे फोर्स लगाऊंगा तो डोर ओपन होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? इतना, फोर्स किधर? इधर। तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? आर पे हाथ रख के एफ के डायरेक्शन में उंगली घुमाएंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन कहां जा रहा है बेटा? ऊपर, बराबर। ये ऐसे घूमेगा। अच्छा, अगर मैं इसको यहां पे अगर खींचता हूं, यहां की तरफ खींचता हूं तो रेडियस इतना ही है बेटा आपका, रेडियस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर भी टॉर्क ऊपर ही आ रहा है। लेकिन यहां पे करने के लिए हम लोग को ज्यादा फोर्स चाहिए। अगर डोर को बीच में से धक्का मार के खोलना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मान लो मैं एक्सिस पे धक्का मार के डोर को ओपन करता हूं, नहीं ओपन होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्हील्स होते हैं, व्हील्स, उसको घुमाने के लिए क्या होता है हम लोग का? बड़े बड़े वो लगे हुए होते हैं, एकदम एक्सिस पे नहीं घुमाया जाता है, थोड़ा डिस्टेंस पे रख के घुमाया जाता है ताकि उसका रोटेशन इजीली हो सके। क्लियर? तो यहां पे हम लोग को वही देखना है, फोर्स का। ये पार्टिकल पे फोर्स कहां लग रहा है? इधर F1। अरे बेटा घूम कैसे रहा है? ऐसे। ये पार्टिकल पे फोर्स कहां लग रहा है? F2। और ये घूम कैसे रहा है? ऐसे। ये पार्टिकल पे फोर्स कहां लग रहा है? F3। घूम कैसे रहा है? ऐसे। ये पार्टिकल पे फोर्स कहां लग रहा है? F4। घूम कैसे रहा है? ऐसे। ठीक है, consider a body of mass m rotating about an axis passing through point O with an angular acceleration alpha. First point बता दिया। Second point, let the body consist of n number of particles as mass m1, m2, m3 up to mn situated at a distance of r1, r2, r3 up to rn from the axis of rotation. Torque acting on the particle 1 is given as torque. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? ये पार्टिकल पे क्या होता है फॉर्मूला?
मास इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस आर क्रॉस एफ होता है ना, आर क्रॉस एफ साइन थीटा, और थीटा कितना है 90। पूरा अगर मैं आपको लेके बताऊं वेक्टर फॉर्म में, आर क्रॉस एफ अगर मैं स्केलर फॉर्म में ले लूं तो क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा, थीटा कितना है बेटा यहाँ पे 90, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ R1 F1। ये आ गया टॉर्क ऑन पार्टिकल 1। अच्छा यहाँ पे फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बट व्हाट इज द फोर्स, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये चीज को मैं यहां पे रख दूं तो टॉर्क कितना मिलेगा बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू r1, बट अगेन सर्कुलर मोशन, व्हाट इज योर लीनियर एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू r, और देखो अल्फा क्या है एंगुलर, सबके लिए सेम होगा। अगर ये चीज उठा के मैं एक्सेलरेशन की जगह रखूं तो कितना आ जाएगा, मास इनटू r1 इनटू अल्फा इनटू r1, योर टॉर्क विल बी इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर इनटू अल्फा। ठीक है, RF F को रिप्लेस किया मास इनटू एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन को रिप्लेस किया r इनटू अल्फा से। नाउ टॉर्क ऑन द सेकंड पार्टिकल क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब R2 F2, बट व्हाट इज योर बेटा F2, F इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये चीज रख दूंगा तो टॉर्क कितना आ जाएगा R2 M2 इनटू A2, बट व्हाट इज योर A2 कितना होता है बेटा, A2 इज इक्वल टू R2 इनटू अल्फा। अगर ये चीज उठा के रख दूंगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा R2 M2 R2 इनटू अल्फा। तो बेटा टॉर्क सेकंड पार्टिकल पे कितना आ जाएगा M2 R2 स्क्वायर इनटू अल्फा। सिमिलरली बेटा अगर मैं जाते जाऊं nth पार्टिकल के लिए कितना आ जाएगा टॉर्क, nth पार्टिकल के लिए m1 r1 rn स्क्वायर इनटू अल्फा। अच्छा टोटल टॉर्क कैसे निकालेंगे बेटा, टोटल टॉर्क क्या होगा, सम ऑफ ऑल द टॉर्क, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ n। अगर सबको ऐड करके जाओ तो देखो सब में कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, सब में कॉमन टर्म क्या दिख रहा है अल्फा अल्फा अल्फा। तो बचा हुआ टर्म क्या, इधर बचेगा m1 r1 स्क्वायर, इधर बचेगा m2 r2 स्क्वायर, इधर बचेगा mn rn स्क्वायर, mn rn स्क्वायर इनटू अल्फा। क्लियर है, mn rn स्क्वायर इनटू mn rn स्क्वायर इनटू अल्फा। ठीक है, व्हाट इज दिस अगेन, बट m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, बाय डेफिनेशन इट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर मैं इसकी जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दूं तो टाउ का फार्मूला क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू i इनटू अल्फा, i इनटू अल्फा। तो ये डेरिवेशन है आपका किसका, टॉर्क का। पहला डेरिवेशन देखा मैंने काइनेटिक एनर्जी, दूसरा डेरिवेशन देखा मैंने टॉर्क का। अब देखो सुनो, काइनेटिक एनर्जी में क्या बताया मैंने, काइनेटिक एनर्जी में मैंने ये बताया था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो रोटेशनल मोशन में होगा, तो उसका एनालॉगस लीनियर मोशन में कौन होगा, आप लोगों ने बोला मास। अच्छा ये बॉडी को चलाना है, सिर्फ चलाना है तो क्या देना पड़ेगा, इस पे रुकी हुई है इसको चलाना है, क्या देना पड़ेगा फोर्स, फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी चलेगी। अच्छा इस बॉडी को यहीं पे घुमाना है तो क्या देना पड़ेगा टॉर्क। तो लीनियर मोशन में कौन है, फोर्स है, और रोटेशनल मोशन में कौन है, टॉर्क है। देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज वापस से बताता हूं, जैसे काइनेटिक एनर्जी में बताया मैंने, लीनियर मोशन में कौन है, फोर्स। बेटा फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और रोटेशनल मोशन में क्या निकाला है मैंने, टाउ इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। तो जो चीज लीनियर मोशन में क्या होगी, फोर्स होगी, वही चीज रोटेशनल मोशन में क्या होगी, टॉर्क होगी। लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन और रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पे कौन होता है, मास लीनियर मोशन में, अभी बताया मैंने रोटेशनल मोशन में कौन होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है सब लोगों को, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अच्छा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगर एक कोई बॉडी घूम रही है, आइए समझते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम
मान लिया जाए ये बॉडी है। पहले एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन। बेसिकली इट्स द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम कब निकाला जाता है बेटा, जब कोई चीज एक एक्सिस के अबाउट घूमती हो, एक एक्सिस के अबाउट घूमती हो। कोई चीज अगर घूम रही है तो उसका मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूं, ठीक है। हम लोग ने देखा था लास्ट ईयर बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, केपलर्स का सेकंड लॉ भी हम लोग ने देखा था, राइट है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही था वो। एक्चुअली क्या होता था वहां पे, जब पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी तो रेडियस ज्यादा होगा, जब वो नजदीक आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, रेडियस कम हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, मास। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है, ओके। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है। सेकंड, इट इज denoted by L and given as L bar and given as it's a vector quantity। जैसे टॉर्क निकाला था वैसे इसको भी निकाला जाता है, R क्रॉस P, R क्रॉस P बार, R क्रॉस P, ठीक है। Here P is what, it's a linear momentum and R क्या है, perpendicular distance from, कहां से बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा इसका यूनिट क्या आएगा बेटा, यूनिट क्या आएगा, आर का यूनिट मीटर, मास इनटू वेलोसिटी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायमेंशन क्या आ जाएगा बेटा, m1 L2t-1। सो ये हम लोग का बेसिक पता है मैंने किसका, एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाता है, देखो यहाँ पे मान लिया जाए एक कोई पार्टिकल है, इसका मास m है, इसका रेडियस r है, ठीक है। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मान लो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है। कैसे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे पार्टिकल, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो रेडियस पे हाथ रख के वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपनी उंगली घुमाओ, रेडियस पे हाथ रख के वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगली घुमाओ, तो हम कहां जा रहे हैं, ऊपर। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या लेते हैं हम लोग, r क्रॉस p। याद रखना बेटा क्या लेंगे हम लोग, r क्रॉस p। बट व्हाट इज योर p, यहां पे अगर मैं एंगल देखूं, थीटा कितना 90, sin 90 कितना होता है बेटा 1, और वेक्टर प्रोडक्ट के हिसाब से अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड में लूं तो क्या हो जाएगा, rp sin थीटा, थीटा रखो 90, क्या हो जाएगा rp। ये होता है एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। अब निकालते हैं हम लोग किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, आइए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। मान लिया जाए ये कोई बॉडी है, अबाउट दिस एक्सिस ये रोटेट कर रही है, इसके मास m1 m2 m3 m4 r1 r2 r3 r4 विद एन एंगुलर मोमेंटम, मतलब लीनियर वेलोसिटी ओमेगा से ये कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है। कंसीडर बॉडी ऑफ मास m मूविंग अबाउट एन एक्सिस, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, पासिंग थ्रू पॉइंट 2 एज शोन इन डायग्राम। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ particle of mass m1 m2 up to mn situated at a distance of r1 r2 up to rn. Angular momentum of particle 1 is given by L bar is equal to r cross p। अच्छा देखो बेटा, इसकी वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। दिस इज योर v1, दिस इज योर v2, दिस इज योर v3 एंड दिस इज योर v4, सब एंगल परपेंडिकुलर है। ये ऐसे मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। क्लियर। एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो ये हो जाएगा r1 क्रॉस p1। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड में ले लूं
क्या हो जाएगा बेटा आरपी साइन थीटा। जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है वही डायरेक्शन मोमेंटम का भी होता है। यहाँ पे एंगल कितना है बेटा 90 साइन 90 1, तो L1 कितना मिलेगा R1 P1। क्लियर है सब लोगों को? R1 इंटू P1। बट व्हाट इज योर P1? P1 इज इक्वल टू M1 इंटू V1। अगर ये चीज मैं उठा के रख दूं तो L1 कितना आ जाएगा R1 M1 V1, R1 और ये M1 V1। बट हम लोग को पता है सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू वापस से क्या होगा r ओमेगा। ओमेगा सबके लिए कांस्टेंट होगा, एंगुलर पैरामीटर। वैल्यू पुट अप करो r1 m1 r1 ओमेगा m1 r1 स्क्वायर इनटू ओमेगा। दिस इज योर पार्टिकल 1 के लिए एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली फॉर सेकंड पार्टिकल L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r2 इनटू p2। बट अगेन बेटा P2 क्या होता है P इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। तो L2 कितना मिलेगा बेटा L2 कितना मिलेगा R2 M2 V2। बट V2 कितना होगा बेटा V इज इक्वल टू R ओमेगा। अगर ये चीज रख दी जाए तो L2 कितना मिलेगा बेटा, इसमें अगर रख दूं R2 M2 R2 इंटू ओमेगा बेटा आ जाएगा R2 इंटू ओमेगा। क्लियर है? ये L2 आ गया। जाऊंगा nth पार्टिकल के लिए क्या मिलेगा Mn Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना मिलेगा टोटल इज सम ऑफ ऑल। अब आपको डेरिवेशन समझ में आ गया रहेगा। इसमें और इसमें कॉमन टर्म बताइए क्या है ओमेगा 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 कॉमन, तो बचा क्या M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर Mn Rn स्क्वायर इंटू क्या ओमेगा। बट बाय डेफिनेशन इट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? वापस से वही चीज है। लीनियर मोशन में होता है लीनियर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। और रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला होगा क्या I इनटू ओमेगा। अब मैं ये सब फॉर्मूले जो मैंने कराया इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा याद करने का, तुरंत सब फॉर्मूले याद आ जाएंगे। मास इनर्शिया वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, सेम वही चीज है। पूरा लेक्चर अगर आपने देखा तो ये भी आपको समझ में आ गया रहेगा। ओके, अब मैं दोनों मोशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको जो आपको एकदम क्लियरिटी से समझ में आएगी। आइए देखिए समझते हैं इसको। लीनियर मोशन में कौन कौन से पैरामीटर मैंने बताया था, लीनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन में कौन कौन से पैरामीटर मैंने आप लोगों को बताए थे, और वही चीज यहां पे डिस्कस करते हैं रोटेशनल मोशन में। एस यहां पे बेटा थीटा, यहां पे v, यहां पे ओमेगा, यहां पे a, यहां पे अल्फा, यहां पे था मास, तो यहां पे कौन आया इनर्शिया। बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लीनियर मोशन में क्या होगा बेटा हाफ mv स्क्वायर। ये कौन सी एनर्जी ट्रांसलेशनल या फिर लीनियर। रोटेशनल मोशन में कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला तो याद नहीं हो रहेगा। हाफ को हाफ ही रखो बेटा, m है, m किसके बराबर है इनर्शिया, v है, v किसके बराबर है ओमेगा, i ओमेगा स्क्वायर। लीनियर मोशन में होता है फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एंगुलर मोशन में क्या होता है रोटेशनल में टॉर्क। चलिए फॉर्मूला बताइए, मास है i, लीनियर एक्सेलरेशन है अल्फा। लीनियर मोशन में होता है लीनियर मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन रोटेशनल मोशन में होता है क्या, रोटेशनल मोशन में क्या होगा एंगुलर मोमेंटम मास की जगह i, v की जगह ओमेगा। तो ये सब चीजें हम लोग ने देखा किसके बारे में, हम लोग ने लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में एक तरीके का डिस्टिंग्विश बना दिया कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी व्हिच आर द सिमिलर पैरामीटर्स इन बोथ द मोशन। मतलब ये जो इस मोशन में कर रहा है वही काम इस मोशन में ये पैरामीटर्स करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे होता है, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। 2-3 एग्जांपल्स दूंगा आपको, एकदम बेसिकली वहां पे समझ में आ जाएगा। उसके बाद 2-3 थियरम है हम लोग के और एक रोलिंग मोशन जहां पे हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होगा। और उसके बाद के लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उस लेक्चर्स में मैं आप लोगों को कराने वाला हूं न्यूमेरिकल्स।
एक एक न्यूमेरिकल जो आपके टेक्स्ट बुक में इस समय आया हुआ है वो बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, उसका सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप वो लेक्चर्स को जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।